नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत सिंह ब्रजवाल और सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं आपके सामने सेशन में लेकर आया हूँ यूपीपीएससी के एमसीक्यूज जो आपके वन डे एग्जाम में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जी हाँ, जितने भी हमारे लाइव लर्नर्स हैं सभी जल्दी से जुड़ जाइए और ये लाइव क्लास आपकी इसमें हम 60 मिनट में 60 बड़े एमसीक्यू करेंगे और ये बड़े एमसीक्यू आपके यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप वन डे एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ भी एक बड़ा रोल प्ले करेंगे और अगर आप यूपीपीसीएस 2021 का प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। चलिए अगर आप लोगों ने अभी तक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मिनट हम जरा कनेक्ट हो जाते हैं। ये आपका चलिए, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, अनअकैडमी का यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी का जो मेगा ऑफर है आपका मेगा कॉम्बो ऑफर, ये आपका कुछ ही समय के लिए है, कुछ ही लिमिटेड पीरियड के लिए है। और जी हाँ, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण जो परीक्षाएं हैं वो आपकी फिर से रद्द हो गई हैं और शहरों में आपका लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में अनअकैडमी आपको पूरे 2 महीने का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन फ्री दे रही है। जी हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। दूसरा, अगर आपका सपना या आपका ड्रीम यूपीपीएससी है तो यूपीपीएससी के लिए अनअकैडमी आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लाई है। एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आई है और इस स्कॉलरशिप टेस्ट की जो टाइमिंग रहेगी वो आपकी प्रातः 11 बजे रहेगी और ये टेस्ट आपका हर संडे के दिन कंडक्ट कराया जाता है। फर्स्ट रैंकर को जिसकी पहली रैंक आती है उसे 100% स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपकी रैंक 2 से 3 रहेगी तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगी आपको 6 मंथ प्लस कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन पर। अगर रैंक आपकी 4 टू 25 है तो 25% स्कॉलरशिप मिलेगी 6 मंथ प्लस कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन पर। जी, टेस्ट का जो पैटर्न रहने वाला है आपका वो सिंपल सा है। टेस्ट का पैटर्न आपका रहेगा जीएस के 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू इसमें पूछे जाएंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं भाषा की तो भाषा आपकी हिंदी और इंग्लिश रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 200 और ड्यूरेशन ऑफ पेपर रहेगी 2 घंटे की। और हर गलत उत्तर के लिए 0.33% नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जी लर्नर्स, अगर आपने अभी तक इस टेस्ट को ज्वाइन नहीं किया है तो हर संडे आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, जो हमारा आज का टॉपिक है ये मैं पहले बता चुका हूँ कि हमें 60 मिनट में 60 एमसीक्यू करने यूपीपीसीएस के। और ये रहा पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। और जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। फर्स्ट न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ के नव नियुक्त प्रबंधक निदेशक कौन है? जी हाँ, 60 मिनट है हमारे पास तो इसका सही आंसर क्या है आपका? क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। सही आंसर क्या है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को उनके कौशल को समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को कौन सा नेशनल कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था? लक्ष्य, प्रतिभा, ध्रुव एंड आपका परिवर्ण्य। तो ध्यान रखना है इसका, आप ऑप्शन सी सही है। कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था आपका? ध्रुव शुरू किया गया था। तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, सॉरी तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा क्वेश्चन ये है कि 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार एक महिला को दिया गया। जी हाँ, 2019 का जो नोबेल पुरस्कार है वो दूसरी बार एक महिला को दिया गया है। इससे पहले ये नोबेल पुरस्कार एक महिला को और दिया जा चुका है। तो ये आपको बताना है कि वो पहली महिला कौन थी जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स के सेक्टर में। पहला आपका एस्थर डुफ्लो, फिर ग्रेटी थ्रेसा, मारिया जियोपर्ट, फिर आपका एलिनार ऑस्ट्रम। इसका सही आंसर है आपका एलिनार ऑस्ट्रम, ठीक है। 2009 में एलिनार ऑस्ट्रम को नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके लिए? इकोनॉमी के लिए यानी अर्थशास्त्र के लिए। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, मौर्य काल के दौरान आधिकारिक एग्रोनोमाई निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित था? जी हाँ, द ऑफिशियल एग्रोनोमाई ड्यूरिंग मौर्यन एज वाज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड?
वजन और माप के लिए, प्रशासनिक प्रबंधन के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, राजस्व प्रबंधन के लिए। तो इसका सही आंसर है सी। जो आपका एग्रोनोमाई ऑफिसर था या एग्रोनोमाई अधिकारी था, ये आपका किससे संबंधित था? सड़कों के निर्माण से। मौर्यन पीरियड का ये क्या था? सिविल इंजीनियर। मौर्यन पीरियड में ये आपका क्या था? सिविल इंजीनियर। और उसे क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई। और इसका जिक्र किया गया है किस पुस्तक में? इंडिका में। देखो इंडिका सभी को पता है ना, जल्दी से सब यस कर दीजिए। इंडिका पता है ना सभी को? इंडिका किसने लिखी? इसका राइटर कौन था? राइटर इसका मैगस्थनीज। राइटर कौन था इसका? मैगस्थनीज। चलिए आप सभी कैसे हो? जल्दी से बताइए। यस हो? कैसे हो सभी? सही हो ना? फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज लोकेटेड एट द फॉलोइंग प्लेसेस। यानी भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी, मैसूर, न्यू दिल्ली, शिमला। हाँ कुछ बच्चे बी बता, इसका सी बता रहे हैं। सी नहीं है, इसका क्या है? बी। जो आपका भारतीय शिक्षाओं का केंद्रीय संस्थान है कहाँ पर है? मैसूर में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा सही? बी आंसर। भारत का लक्ष्य वर्ष तक भूमि शरण तटस्थता हासिल करना है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है कि भारत का किस वर्ष तक भूमि शरण तटस्थता हासिल करना है, कि किस वर्ष तक आपका लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है। तो ऑप्शन पहला 2025, 2030, 2035, 2040। तो इसका सही आंसर भी है 2030 तक भारत का लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है। नेक्स्ट चंद्रयान-2, जो आपका चंद्रयान-2 मिशन था भारत सरकार का, यानी इसरो का जो मिशन था चंद्रयान-2 को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया? देखो यहाँ पर बताना है कौन से यान का प्रयोग किया गया था। जीएसएलवी मार्क 3, जीएसएलवी मार्क 2, जीएसएलवी MK5, जीएसएलवी MK5 M4। तो इसका सही आंसर है जीएसएलवी मार्क 2 M2। इस सैटेलाइट का या इस उपग्रह का यूज किया गया था किसके लिए? चंद्रयान मिशन 2 को प्रक्षेपित करने के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, किस जीव में सफेद रक्त होता है? देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका? किस जीव में आपका सफेद रक्त होता है? रिजार्ड यानी छिपकली, कॉकरोच, हाउस बग मतलब घर वाली मक्खी, मॉस्किटो यानी मच्छर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉकरोच। सही आंसर क्या है इसका? कॉकरोच। सॉरी ये कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच में कैसा ब्लड पाया जाता है आपका? व्हाइट ब्लड। यानी ये कह सकते हो कि इसमें आपका आरबीसी नहीं होती, इसके ब्लड में आरबीसी नहीं है। आरबीसी नहीं है मतलब उसमें क्या नहीं है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी नहीं है तो क्या नहीं है उसके अंदर? हीमोग्लोबिन नहीं है। तो ये आपका कॉकरोच इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की जड़ों की कोशिकाओं के साथ संयोजन बनाते हैं। जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो जड़ों के साथ, किसकी जड़ों के साथ? देखो पहला ऑप्शन आपका पल्सेस यानी दालें। जल्दी से आंसर करो। दालें, चावल, गेहूं, गन्ना। जल्दी बताओ क्या सही आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर क्या है? पल्सेस, दालों के। अब देखो दालें कैसे, ये मान लीजिए आपका दाल के पेड़ हैं और ये इसकी क्या है? जड़ें। और इनकी जड़ों में आपका इस टाइप के छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? इस टाइप के देखे होंगे। और ये जो आपके होते हैं इनमें क्या होता है? राइजोबियम। इनमें क्या होता है? राइजोबियम। जो आपका किसके काम आता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए। क्लियर सभी को? और ये दाल का क्या है? एक पौधा है, पेड़ नहीं कहेंगे इसे, पौधा कहेंगे। दाल का एक पौधा है। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? देखो जल्दी से ऑप्शन, हवाई जहाज में एक उड़ान रिकॉर्डर, सूर्य पर एक धब्बा, अंटार्कटिका में एक जगह, एक ढह गया तारा, कोलैप्स स्टार। तो अब देखो जल्दी से ब्लैक होल बताना है, ब्लैक होल क्या है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है कोलैप्स स्टार, एक ढह गया तारा इसका सही आंसर है। ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये इसका सही आंसर नहीं है। आंसर क्या है इसका? डी इसका सही आंसर है।
जो एक कोलैप्स स्टार है, ढहने के बाद या एक तारे के विखंडन होने के बाद जो आपका तारे में एक चुंबकीय प्रभाव के कारण तारा आपका स्पेस में या अंतरिक्ष में घूमने लगता है, वो क्या कहलाता है आपका, वो क्या बन जाता है, ब्लैक होल। जो आपका हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हवाई जहाज में एक उड़ान रिकॉर्डर होता है, हवाई जहाज में भी एक उड़ान रिकॉर्डर होता है, ठीक है। वो आपका ब्लैक होल नहीं होता है। उसे किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बता दो, किस नाम से जानते हैं उसे? ब्लैक रिकॉर्डर डिवाइस, ब्लैक रिकॉर्डिंग डिवाइस, रिकॉर्डिंग डिवाइस, या जनरली नाम दिया जाता है उसे ब्लैक बॉक्स। क्या नाम दिया जाता है, ब्लैक बॉक्स। किसमें होता है ये आपका हवाई जहाजों में। और इसका कलर कैसा होता है, ये ध्यान रखना है। नाम तो ब्लैक बॉक्स है लेकिन कलर कैसा है इसका, नारंगी। ये नारंगी रंग का होता है, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है या नहीं? जल्दी से अगर समझ आ रहा है तो सभी यस कीजिए, और जल्दी से, बच्चे कम है, लाइव जुड़िए और बच्चों को लाइव जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? जल्दी से बताना है कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है आपका। ये रहे आपके ऑप्शन, कपास, बाल, स्पाइडर सिल्क एंड खुर। इसका सही आंसर है कपास। कपास आपका प्रोटीन नहीं है, जी हाँ, कपास आपका प्रोटीन नहीं है। बाल, स्पाइडर सिल्क और खुर, इसमें आपका प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, इसमें आपका प्रोटीन पाया जाता है। बालों में प्रोटीन पाया जाता है, जो खुर होते हैं पशु के उसमें पाया जाता है, स्पाइडर सिल्क में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, कपास। अगला क्वेश्चन, थर्मल फ्लास्क में एक तरल लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है। देखो, थर्मल फ्लास्क में जो तरल आपका लिक्विड है वो लंबे समय तक ठंडा और गर्म रहता है, क्योंकि गर्मी से कोई नुकसान या लाभ नहीं होता। इसका आंसर बताइए जल्दी। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं, ये हमारी एक मेगा सीरीज है। देखो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका होगा गा। सही आंसर क्या होगा, गा, यानी कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी और रेडिएशन भी। यह आपका थर्मल है, और इस थर्मल में जब आपने पानी भरा, वो पानी आपका लंबे समय तक क्या है, लंबे समय तक आपका क्या रहेगा, ठंडा या गर्म रहता है, ठीक है। तो वो किसके कारण रहेगा, आपका कंडक्शन। कंडक्शन मतलब आचरण के। दूसरा, कन्वेक्शन भी होता है, कन्वेक्शन मतलब संवहन, और फिर इसी में आपका रेडिएशन भी होता है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका आपका गा सही आंसर है। मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी के साथ साथ बहिस्रावी ग्रंथि है? यानी कौन सी ग्लैंड आपकी एंडोक्राइन के साथ साथ आपकी एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन भी है एज वेल आपका क्या है, एक्सोक्राइन भी है। पहला ग्रंथि कौन सी है, एड्रिनल। दूसरी कौन सी, लैक्रिमल, पैनक्रियास, अग्नाशय, थायराइड। जी हाँ, इसका सही आंसर, इसका सही आंसर क्या है, अग्नाशय। जो अग्नाशय है वो आपका एक एंडोक्राइन और फिर एक आपका एक्सोक्राइन, दोनों टाइप की ग्रंथि है, ठीक है। एंडोक्राइन भी है और आपका एक्सोक्राइन भी है, अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी है। इससे पैनक्रियास जूस निकलता है। पैनक्रियास जूस मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशयी रस। हिंदी में क्या कहेंगे, अग्नाशयी रस निकलता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामग्री में कैल्शियम होता है। जी हाँ, जो आपकी ये सामग्री है, ये जो मटेरियल दिए है, किसमें आपका कैल्शियम है, चीनी मिट्टी में, कोरंडम में, जिप्सम में, टार्क में। तो इसका सही आंसर होगा सी। सही आंसर सी। अगर हम जिप्सम की बात कर रहे हैं, CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, केमिकल नाम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इंटू 2H2O। तो कैल्शियम मतलब इसमें कैल्शियम दिया हुआ है और ये जिप्सम का फॉर्मूला है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका सी। अगर हम बात कर रहे हैं CaSO4 इंटू 1 इंटू हाफ H2O, जल्दी से बताओ क्या नाम है इसका, कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से, क्या नाम है इसका, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रोक्साइड या कैल्शियम CaSO4 इंटू हाफ H2O। जल्दी बताओ क्या है ये, पीओपी, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। सभी को समझ आ रहे हैं ना, क्लियर, क्लियर सभी को, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए, कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके PCS 2019 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित
की उपस्थिति के कारण तुलसी के पौधे के औषधीय मूल्य हैं। अब आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण जो तुलसी पौधा है उसके औषधीय मूल्य हैं। अकार्बनिक एसिड यानी इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, फिर आपका फिनोल्स और फ्लोवोनॉइड्स, और अगला क्या है डी। तो देखो जो तुलसी का पौधा होता है वो एक औषधीय पौधे के तौर पर यूज होता है। जी हाँ, किसके तौर पर यूज होता है? एक औषधीय पौधे के तौर पर यूज होता है। और इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। सही आंसर क्या होगा? सी, फेनोल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। क्लियर है ना सभी को? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण के जैव संकेतक का प्रसिद्ध उदाहरण है? देखो ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। और ये पीसीएस में कई बार पूछा गया है, और पीसीएस के साथ साथ ये वनडे एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। और इसमें ये पूछा है आपका जो वायु प्रदूषक है, वायु प्रदूषण के लिए जैव संकेतक का कार्य कौन करता है या उसका संकेतक कौन होता है? लाइकेन, मिथाइल पारा, रोज प्लांट, सूरजमुखी। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाइकेन। लाइकेन आपका वायु प्रदूषण के लिए एक संकेतक का काम करता है, ये सभी को ध्यान रखना है। समझ आ गया हो तो सभी जल्दी से यस बोलें, यस। समझ आया? ठीक है। सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ, 17वें नंबर का क्वेश्चन है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी पर 100% यानी 100% चलने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, द्वीप, पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर क्या है? द्वीप। सही आंसर क्या है इसका? द्वीप, दमन एंड द्वीप। और अभी आपका दमन व द्वीप तथा कौन सा? दादर नगर हवेली, दमन व दीव तथा दादर नगर हवेली दोनों को मर्ज कर दिया गया है। कब? 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 में दादर नगर हवेली तथा दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया है। ठीक है। अरे और बच्चे लाइव आओ, अभी बहुत कम बच्चे लाइव हैं, जल्दी से बच्चे लाइव आ जाओ, और बहुत सारे। और इस वीडियो को, हाँ ये ध्यान रखना है, सभी क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। और दूसरी बात, अनअकैडमी के ऐप पर स्पेशल क्लास में मुझे फॉलो करना ना भूलें। हाँ, फॉलो करना ना भूलें। ठीक है। अब क्या नाम सर्च करना है आपको फॉलो करने के लिए? क्या नाम सर्च करना है? लिखना है आपको RANJEET रंजीत, JEET रंजीत सिंह ब्रजवाल। रंजीत सिंह ब्रजवाल किस कैटेगरी में? यूपी PSC एंड यूपी SSS कैटेगरी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी के प्लस फीचर के बारे में नहीं जाना है तो अनअकैडमी के प्लस फीचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, लाइव क्लास ले सकते हैं कंफर्टेबली अपने घर से, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर इंडिया के एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, एग्जॉस्टिक कवरेज रहेगा सिलेबस का, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन रहेगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी, स्टडी मटेरियल आपका PDF फॉर्मेट में मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशन रहेगा, आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस रहेगी प्रॉपर तरीके से। क्लियर है सभी को? दूसरा, अगर आप अनअकैडमी का शिखर बैच, एक शिखर बैच आपके लिए स्टार्ट हुआ है। जी हाँ, शिखर बैच आपका कंप्लीट कोर्सेज फॉर यूपी ट्रिपल एस सी के लिए आपका एक शिखर बैच स्टार्ट हुआ है, जिसकी स्टार्टिंग डेट अभी आपकी 2 दिन पहले क्या थी? 22 मई में स्टार्ट हुआ है। इसमें गोविंद शुक्ला सर जी के पढ़ाएंगे, विपिन सर हिस्ट्री, आयुष्मान गुप्ता सर मैथ, प्रिंस सर करंट अफेयर, और इसमें अपने गर्वी सर होंगे ज्योग्राफी के लिए, सारांश सर होंगे हिंदी के लिए। और जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात, इसमें आपका एक मैम होंगी, नाम क्या है? सीना नोरीन मैम। और ये आपको क्या पढ़ाएंगे? अंग्रेजी पढ़ाएंगे। जो अंग्रेजी की आपकी प्रॉब्लम या इंग्लिश की जो भी प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टीज होंगी, वो आप फेस टू फेस रूबरू हो सकते हैं सीना नोरीन मैम के साथ। दूसरा, अगर आपका ड्रीम UPPCS 2022 है, आपका ड्रीम UPPCS 2022 है, तो आप 12 महीने का प्रीलिम्स और मेंस का बैच या कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। और ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 26 मई से।
बैच कब से स्टार्ट हो रहा है आपका? ये 26 मई से, और इसमें आपके भारत के टॉप अनअकैडमी के एजुकेटर रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी चोटियां भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी चोटियां भारत में स्थित नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए इसका, आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा? चलिए, यहां देखते हैं। ये आपका अपना देश है, ये हिमालय है। ये क्या है आपका? हिमालय। अब इस हिमालय पर इस साइड में जो पाकिस्तान वाला पोर्शन है, यहाँ पर एक पर्वत है, ये वाला इसकी चोटी है एक, एक यहाँ पर इस साइड में, और ये जो चोटी है इसका नाम क्या है? नामचा बरवा, नामचा बरवा। और ये जो चोटी है आपकी, इसका नाम क्या है? नंगा पर्वत। हाँ, ये नंगा पर्वत है। और ये कहाँ पर है आपका? जल्दी बताओ। ये अपना इंडिया है, और यहाँ कौन सा देश है? पाकिस्तान। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जैसा देश वैसा पर्वत। ठीक है, जैसा देश आपका वैसा पर्वत, तो कहाँ पर है ये नंगा पर्वत? पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान। तो सही आंसर क्या होगा इसका? नंगा पर्वत। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, क्लियर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर है। निम्नलिखित में किस नदी के ऊपरी हिस्से में ताजा पानी होता है और निचले हिस्से में खारा पानी होता है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। कौन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि कौन सी नदी के ऊपरी हिस्से में, मान लीजिए आपकी नदी है, मान लीजिए इस टाइप से, मान लीजिए ये आपका नदी फ्लो कर रही है, इसमें एक फ्लास्क में, ये नदी का ऊपरी हिस्सा है और ये नदी का निचला हिस्सा है। यहाँ पानी कैसा है? खारा पानी है। और ऊपर कैसा पानी है? ताजा पानी। ऊपर ताजा पानी है, यहाँ खारा पानी है। तो कौन सी नदी है? जल्दी से बता दो, कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ पर है? ये कहाँ की नदी है? राजस्थान के, राजस्थान की लूनी नदी है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपकी ये जाकर नदी गायब हो जाती है। और लूनी नदी में आपका क्या है? ऊपर की ओर ताजा पानी, और नीचे कौन सा पानी है? खारा पानी। क्लियर है सभी को? ये बताओ जल्दी से, सभी को क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। यानी नीचे जो घटनाएं दी गई हैं, उन घटनाओं को क्या करना है? एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। और ये रहे आपके ऑप्शन। जल्दी बताओ बेटा, क्या सही आंसर होगा इसका? अरे लाइव आ नहीं रहे हो, जल्दी से लाइव आ जाओ, जल्दी से, और भी बच्चे लाइव आ जाइए। चलिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं पहला, पूना पैक्ट 1932। 1932 में गांधी वर्सेस अंबेडकर, गांधी बिटवीन अंबेडकर, किस किस के बीच में हुआ? महात्मा गांधी एंड अंबेडकर के बीच। गांधी इरविन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट 1931, गांधी एंड इरविन के बीच हुआ। क्लियर है सभी को? क्रिप्स मिशन 42 में भारत आया। क्रिप्स मिशन आपका 1942 में भारत आता है। सविनय अवज्ञा 1930, सविनय अवज्ञा 1930, जिसमें डांडी मार्च, जिसमें कौन सी यात्रा होती है महात्मा गांधी जी की? डांडी मार्च। क्लियर है ये? चलिए, अब बताइए, पहली घटना आपकी कौन सी हुई इसके अनुसार? सविनय अवज्ञा, यानी 4th नंबर की। फिर उसके बाद कौन सी होती है? फिर होती है आपकी गांधी इरविन एग्रीमेंट, फिर आपका पूना पैक्ट। तो जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका? जल्दी बता दो, इसका सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, 60 मिनट में अब लगता है कि 60 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, फिर भी चलिए लाइव बने रहिए, कोशिश से करेंगे जल्दी से जल्दी। और देखो, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझाना पड़ रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 1905। 1905 में सिविल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यानी 1905 में क्या हुआ था? 1905 में एक बड़ी घटना हुई थी, बंगाल का विभाजन। पता है या नहीं सभी को? जल्दी बताओ, पता है? बंगाल का विभाजन।
बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था? कर्जन ने। तो उसी से संबंधित है ये। उसमें दिया है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा, एक नया प्रांत गठित किया गया जिसे पूर्वी बंगाल और असम कहा जाता था। एक नया प्रांत गठित किया गया जिसे पूर्वी बंगाल और असम कहा जाता था। बिल्कुल सही है ये। तो जल्दी बता दो कौन सा कोड सही है आपका? फिर बी, दोनों सही हैं आपके, दोनों आंसर इसके सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? CR, चितरंजन दास फॉर्मूला। CR फॉर्मूला, ठीक है, किसने दिया था? अब ये सॉरी, CR से मतलब ये नहीं है कि चितरंजन दास। CR का मतलब क्या है आपका? राज गोपालाचारी। तो ये जो आपका CR फॉर्मूला था, ये किसने दिया था? ये फॉर्मूला आया ना आपका 1944 में। देखो, ये फॉर्मूला 1944 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो मतभेद थे उसे दूर करने के लिए आया। और ये दिया था आपका किसने? राज गोपालाचारी साहब ने। राज गोपालाचारी साहब ने दिया था, ठीक है। और बड़ी बात इनकी, बड़ी बात क्या है? 1948 से 1950 तक ये भारत के पहले वायसराय रहे। भारत के पहले भारतीय वायसराय। क्लियर है सभी को? चलिए, अब देखो 1947 से, ये भी ध्यान रखना, 1947 से जून 1948 तक माउंटबेटन भारत का वायसराय रहा था। माउंटबेटन भारत का वायसराय रहा। कब तक? 1947 से 1948 तक माउंटबेटन। और अगर प्रथम भारतीय वायसराय पूछता है आपसे तो वो कौन थे आपके? राजगोपालाचारी। और सी से मतलब, हाँ अभी कंफ्यूजन ये ना, सी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखो ये भी ध्यान रखना है, चीज सी से क्या हो जाएगा आपका? चक्रवर्ती। आर से राज। चलिए जल्दी से क्लियर समझ आया ना सभी को? लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करिए, और जल्दी से आ जाइए, लाइव जुड़ जाइए सभी बच्चे। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल। जल्दी क्लियर करो, कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल के दिन। जी हाँ, 24 अप्रैल के दिन आपका क्या मनाया जाता है? भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए प्रदान किया गया? और ये जो क्वेश्चन आपका श्रमिकों की भागीदारी, ये आपका डीपीएसपी का है। डीपीएसपी, जी हाँ, डीपीएसपी मतलब नीति निदेशक तत्व। और कहां से कहां तक दिए हुए हैं ये आपके? 36 से 51 तक। कौन से अनुच्छेद? 36 से 51। किस देश से कॉपी किए गए हैं जल्दी बताओ? आयरलैंड। किस देश से लिया गया प्रावधान? आयरलैंड से। और अगर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल की, कौन से आर्टिकल में है ये? 38 में नहीं है, 39 में नहीं, 45 में नहीं है, कौन से आर्टिकल में आपका? 43 में। 43 के ए में आपका कि श्रमिकों की भागीदारी भी क्या होनी चाहिए? प्रबंधन में होनी चाहिए, मैनेजमेंट में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, मानव आहार में पॉलिश चावल का उपयोग निम्नलिखित में से किसका कारण बन सकता है? अगर आपका चावल पॉलिश किया हुआ है, अगर आपके चावल के ऊपर का पॉलिश उतार दिया गया है तो कौन सा रोग हो सकता है? बेरी बेरी, गोइटर, रतौंधी, या फिर आपका कलर ब्लाइंडनेस। तो इससे आपका कौन सा रोग हो सकता है? बेरी बेरी। कौन सा रोग हो सकता है? बेरी बेरी। ये ध्यान रखना है, अगर आपके चावल पॉलिश किया हुआ है तो बेरी बेरी रोग आपको हो सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फिर आपका विटामिन पर बेस है। एक साइड में विटामिन है और एक साइड में उनके स्रोत हैं। एक साइड में विटामिन है, एक साइड में उनके स्रोत हैं, ये मैच करने हैं आपको, और ये देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जल्दी बताओ कौन सा इसमें सही है, कौन सा सही से मिला हुआ नहीं है? कौन सा मिला हुआ नहीं है सही? पहला विटामिन B6, राइस ब्रान, सही है ये। B2 की बात कर रहे हैं, कोल्ड लिवर ऑयल।
B2 जो आपका कोड लिवर ऑयल में भी पाया जाता है, बट ये इसका बड़ा रिसोर्स नहीं है। जो आपका कोड लिवर ऑयल है इसका बड़ा रिसोर्स नहीं है। विटामिन के, व्हीट जर्म ऑयल बड़ा स्रोत है। विटामिन के, अल्फा अल्फा, तो इसका जो गलत मिला हुआ है वो आपका कौन सा है? बी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन फिर उसी पर, निम्नलिखित में से क्या जैविक नाइट्रोजन निर्धारण के साथ जुड़ा हुआ है? जो आपका नाइट्रोजन जैविक निर्धारण है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? लाल शैवाल, ब्राउन शैवाल, हरा शैवाल या नीला हरा शैवाल? तो ये इसका सही आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी आपका सही आंसर होगा इसका। जैविक नाइट्रोजन के साथ आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, ये भी लिखा था शॉर्ट में। चलिए और जल्दी से और बच्चे आ जाइए, लाइव लाइव जुड़ जाइए जल्दी से। और हाँ 9 बजे आपका डेली, देखो ध्यान रखना है, 9 से 10, 9 से 10 यूट्यूब पर आपका मेगा MCQ, 9 से 10 आपका मेगा MCQ क्लास रहेगी। 9 से 10 में आपकी मेगा MCQ क्लास रहेगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? 9 से 10 में आपकी मेगा MCQ क्लास रहेगी और ये आपकी 9 बजे से 10 बजे तक रहेगी डेली, जिसमें हम डेली 60 MCQ करेंगे PCS के। और फिर यूट्यूब पर जो दूसरी क्लास है आपकी वो 12 बजे से 1 बजे तक रहेगी, 12 बजे से 1 बजे तक रहेगी। और उसमें आपका UP SSC कैटेगरी की क्लास है, उसमें आपका वीकली करंट अफेयर कराई जाएगी आपकी पूरी वीकली करंट अफेयर कराई जाएगी। ठीक है, उस क्लास को भी यूट्यूब पर आपको अटेंड करना है, यूट्यूब पर उसे मिस नहीं करना। आज ही होगी वो क्लास आपकी 12 से 1 बजे, दोपहर 12 से 1 बजे होगी। लाइव आना है सभी बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जुड़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? मतलब मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया कौन सा है भारत में? गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालयन, वेस्टर्न घाट, मध्य भारत? तो इसका सही आंसर सी है। सही आंसर सी है, वेस्टर्न घाट। ये इंडिया है, ये आपका इधर ईस्टर्न घाट, और ये आपका कौन सा है? वेस्टर्न घाट। ये आपका पश्चिमी घाट है। देखो अगर भारत में पूछता है जैव विविधता वाले क्षेत्रों के बारे में, तो भारत में जो जैव विविधता वाले क्षेत्र है, पहला आपका पश्चिमी घाट, और दूसरा आपका है पूर्वी हिमालय, और अगर तीसरा पूछता है तो तीसरा आपका अंडमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप। ये जैव विविधता संपन्न है, ये आपके जैव विविधता संपन्न वाले क्षेत्र हैं भारत में, जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ, क्लियर है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सी नदी अपनी गलती जल घाटी निकासी के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कौन सी रिवर आपकी फॉल्ट वैली ड्रेनेज सिस्टम के लिए पॉपुलर है? चंबल, दामोदर, गंडक, रामगंगा? देखो फॉल्ट वैली को हम यहाँ पर देखते हैं रिफ्ट वैली से। भ्रंश घाटी, ठीक है, एक वर्ड है आपका यहाँ पर रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। अगर भ्रंश घाटी की बात की जा रही है तो भारत में 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में फ्लो करती हैं, नर्मदा, ताप्ती व दामोदर। नर्मदा, ताप्ती व दामोदर ये किस में फ्लो करती हैं? ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। रिफ्ट वैली क्या होती है? चलिए क्लियर है सभी को? ये आपका एक इधर एक पोर्शन ये हो गया, ये चट्टान हो गई, बी चट्टान हो गई, और ये यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है। यहाँ पर क्या है? रिवर। और इधर ये क्या है आपका? रॉक। रॉक मतलब चट्टान। ठीक है, जब ऐसा हो कि रिवर के दोनों साइड में आपका चट्टाने हो, दोनों साइड में चट्टाने हो, और उस केस में रिवर आपका इन चट्टानों को कट ना कर पाए और रिवर आपकी केवल डाउनवर्ड कटाव करे, डाउनवर्ड कटाव करे, तो एक वैली बन जाती है, एक घाटी बन जाती है। और ऐसी घाटी को क्या बोलते हैं? रिफ्ट घाटी। ऐसी घाटी को क्या बोलते हैं? रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी। क्लियर है सभी को? ये तो भारत में 3 नदियां जो भ्रंश घाटी में फ्लो करती है, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर।
और इसे रिफ्ट घाटी या फॉल्ट वैली कहा जाता है। जल्दी बता दो क्या आंसर होगा इसका सही। ये रहा इसका दामोदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नर्मदा ताप्ती दामोदर इस सिस्टम को फॉलो करती हैं। क्लियर है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि आपका कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जो 30वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एक साइड में घटना है, एक साइड में आपके ईयर है। पहली घटना एड्रन नेवी एक्ट 1927 में आया, सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, यानी डांडी मार्च वाला, सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, ये भी सही है। फिर अगला है द कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पुरस्कार, ये 1933 में आया, नहीं ये आया आपका 1932। कब आया? 1932। देखो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए आपके, जल्दी बताओ कितने गोलमेज सम्मेलन थे आपके? 3। कहां पर हुए ये? लंदन। अध्यक्ष कौन था इसका? रैमजे मैकडोनल्ड्स। अध्यक्ष कौन था? रैमजे मैकडोनल्ड्स। ठीक है, कहां पर हुए? लंदन में। कब कब हुए? 1930, 31, 32। अब ये 3 सम्मेलन आपके 1930, 1931, 1932 में हुए। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पहले सम्मेलन की, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया? नहीं। दूसरे में क्या कांग्रेस ने? जी हाँ किया। दूसरे में आपका महात्मा गांधी गए कांग्रेस की साइड से। तीसरे में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इन तीनों सम्मेलन में कौन गया था? कौन व्यक्ति आपका तीनों सम्मेलन में पहुंचा था? तो देखो पहला व्यक्ति था आपका, पहले व्यक्ति थे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, दूसरे व्यक्ति जो थे आपके, वो था तेज बहादुर सप्रू। ये नाम सुना सभी ने? तेज बहादुर सप्रू। ये 2 व्यक्ति थे जो आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। इन 2 व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सेदारी ली थी, भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जो आपका एड्रन नेवी एक्ट है वो 27 में आया, क्लियर है। सविनय अवज्ञा 30 में आया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ आपका? 31 में हुआ। ये भी आपका क्लियर है, ये भी आपका क्लियर है। राइट राइट, ये भी क्लियर है। उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं ये वाला डी वाला कौन सा है आपका? कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पुरस्कार। सांप्रदायिक पुरस्कार दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद ये दिया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसका एफर्ट्स लगाया था 1932 में। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन गलत है, ये सही से मैच नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। अब यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं को एक कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे कोड में सही आंसर देना है। ठीक है, देखो यहाँ पर सॉरी ऑप्शन नहीं दिए इस वाले के। ये हमारी जो टेक्निकल टीम है कहीं ना कहीं मिस्टेक है उससे। चलिए इसे हम ऐसे देखते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, जलियांवाला बाग 1919, दांडी मार्च महात्मा गांधी का 1930। ठीक है, फिरोज शाह मेहता की डेथ 1928, 1928। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? इसे रीअरेंज करना है। कर सकते हो ना सभी को रीअरेंज? कर सकते हो, वेरी गुड। नेक्स्ट, INA के अधिकारियों का परीक्षण, परीक्षण मतलब उन पर ट्रायल कहां पर हुआ? जो आपका INA के आपके कर्मचारी थे, उन पर ट्रायल कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? लाल किला, ग्वालियर फोर्ट, अमर फोर्ट, आमेर का फोर्ट और आगरा का फोर्ट, कहां पर हुआ है? लाल किला दिल्ली में। कहां पर चलाया गया? लाल किला दिल्ली में। INA यानी आजाद हिंद फौज के जो कर्मचारी थे, सॉरी आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, उन पर ट्रायल कहां चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। और INA के अधिकारियों का केस कौन लड़ रहा था? ये ध्यान रखना है, कौन? जवाहरलाल नेहरू। INA की साइड से केस किसने लड़ा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने। और दूसरा था आपका भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई
ये आपके 2 पर्सन थे, 2 एडवोकेट थे जो आईएनए की साइड से केस लड़ रहे थे। और जब आईएनए के सोल्जर्स को या अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, तो उनमें से कुछ अधिकारियों को, जिसमें आपके सहगल साहब थे, ठीक है, तो अब सहगल साहब वगैरह थे, इन्हें क्या दिया गया था, इन्हें आपका एक आपके ब्रिगेडियर साहब थे, उस्मान ब्रिगेडियर साहब, तो इन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, इन लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो जो आपके भारतीय लोग थे जो इनके समर्थन में लाल किले के बाहर इकट्ठा हुए थे, वो लोग नारा लगा रहे थे एक, कि लाल किले को तोड़ दो और आईएनए के अधिकारियों को छोड़ दो। ठीक है, लाल किले को तोड़ दो और आईएनए के अधिकारियों को या आईएनए के सैनिकों को छोड़ दो। तो ब्रिटिश सरकार को कहीं ना कहीं मजबूरन इनकी फांसी को माफ करना पड़ा। और केस इनके कौन लड़े थे, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई। और बाद में इन लोगों की माफी को, मतलब इन लोगों की सजा को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया और उनकी फांसी की सजा को कैंसिल आउट कर दिया गया। तो कहां पर केस चला था आपका, लाल किले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आ जाओ, ऑल लाइव आओ, अभी है अभी अगला। भारत के संविधान की छठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। जो भारत के संविधान की छठी अनुसूची है, 6 नंबर की शेड्यूल है, उसका प्रावधान किस राज्य में नहीं है। त्रिपुरा, सिक्किम, नालंदा या उपरोक्त सभी। देखो इसे कैसे ध्यान रखना है, 6 नंबर के शेड्यूल को एटीएम। अब एटीएम से क्या निकलता है, जल्दी बता दो, एटीएम से क्या निकलता है, मनी, मनी मतलब पैसा। तो ये कोड आपको ध्यान रखना है, एटीएम से क्या निकलता है, मनी। तो ए सा आपका असम, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये आपके क्या हो गए हैं, ये आपके हो गए हैं 4 वो स्टेट जिस पर आपका संविधान की छठी अनुसूची लागू होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला आपका पूछा गया है पॉलिटी से, और ये आपका आर्टिकल 32 पर बेस है। निम्नलिखित में कौन सा सही तरीके से सुमेलित नहीं है। जी हाँ, जो आपका अनुच्छेद 32 है, 32 में कितने प्रकार की रिट है, जल्दी बताओ कितने प्रकार की रिट्स हैं आपके, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की रिट है, 5 प्रकार की रिट है। और ये 5 प्रकार की रिट यहाँ पर दी गई है। पहली आपकी हैबिस कॉर्पस, और सामने दिया गया है उसका मीन। तो हैबिस कॉर्पस का मीन क्या है, टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी यानी शरीर के लिए, बिल्कुल सही है। मैंडेमस, मैंडेमस का मीन दिया गया है बी कमांडेड, हम क्या करते हैं, हम कमांड देते हैं, हम आदेश देते हैं, ये भी सही है। अगर हम बात कर रहे हैं क्यू वारंटो, इसका दिया है वाई वॉट अथॉरिटी, मतलब किस अधिकार से, तो ये भी आपका सही है। और अगर हम बात कर रहे हैं प्रोहिबिशन की, इसका दिया है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, ये आपका गलत है। टू बी सर्टिफाइड यानी प्रमाणित होना, ये आपका गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गा इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मनी बिल को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। मनी बिल मतलब धन विधेयक। धन विधेयक को जल्दी बताओ, 109, 110, 111, 112, जल्दी से बता दो किस में दिया गया है आपका ये, 110 इसका सही आंसर है। कौन से में, 110 में। 112 में आपका, ये भी ध्यान रखना है, वित्तीय वार्षिक विवरण, इसमें क्या दिया गया है, वित्तीय वार्षिक विवरण। ठीक है, फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, बजट। आम भाषा में क्या कहते हैं, बजट। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या बजट आपका संविधान में वर्णित है, क्या बजट का संविधान में जिक्र किया गया है, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो यस और नो। क्या बजट का संविधान में जिक्र किया गया है, यस और नो। चलिए कुछ एक दो यस लिख रहे हैं। देखो, बजट का संविधान में जिक्र नहीं किया गया है, बजट आपका गैर संवैधानिक वर्ड है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। यहाँ पर जिक्र किसका किया गया है, वित्तीय वार्षिक विवरण का। और ये आपका कौन से अनुच्छेद में है, 112 में। ठीक है, और धन विधेयक आपका 110 में। क्लियर है सभी को ये।
भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितनी वस्तुएं हैं? जो आपकी 11वीं अनुसूची है, 11वीं शेड्यूल है, जल्दी बताओ कितनी वस्तुएं हैं उसमें, कितने आइटम्स, आइटम्स कह सकते हो, कितने सब्जेक्ट हैं? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये? पंचायत राज। कौन सा संशोधन होता है? 73वां संशोधन। संशोधन मतलब अमेंडमेंट। कौन सा है? 73rd। कब होता है? 1992। 1992 में इस शेड्यूल को या इस अनुसूची को ऐड किया जाता है और नाम क्या है इसका? 11वीं अनुसूची। और किससे संबंधित है? पंचायत राज से। बाद में इसमें अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट मतलब विषय कितने हैं, तो इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। कितने हैं? 29। इसका मतलब ये कि देखो अभी हाल ही में आपके ग्राम प्रधानी के इलेक्शन हुए, पंचायत राज के इलेक्शन हुए, जो आपका ग्राम प्रधान चुना जाता है तो वो 29 विषयों पर या 29 सब्जेक्ट पर काम करता है। जैसे गांव की साफ सफाई, गांव में बिजली की व्यवस्था करना, गांव में साप्ताहिक बाजार का आयोजन करना, ठीक है, गांव में सड़कों की मरम्मत कराना, इस टाइप के गांव में जो आपके हेड पंप है, नलकूप है, उनकी मरम्मत कराना, इस टाइप के कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 29। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 29। जल्दी से ध्यान रखना है इसका, ये सही आंसर होगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का बेस है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम से पूर्व की ओर मध्य भारत की पहाड़ियों का सही क्रम है? जी हाँ, मध्य भारत की पहाड़ियों का क्रम लगाना है कि कौन सा पहाड़ियों का सही क्रम है। ये आपका भारत है। यहाँ पर अगर हम ऊपर की साइड में देखते हैं तो एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? विंध्या पर्वत। यहाँ पर आपका ये पहाड़ी, एक ये पहाड़ी, एक ये पहाड़ी और एक ये पहाड़ी, ठीक है। पहली पहाड़ी का नाम सतपुड़ा। पहली पहाड़ी कौन सी है? सतपुड़ा, विंध्या के नीचे। उसके बाद महादेव, ये आपका मैकाले, और ये आपका छोटा नागपुर, ठीक है। सतपुड़ा, महादेव, मैकाले एंड छोटा नागपुर, ये आपकी कितनी पहाड़ियां हो गई? चारों पहाड़ियां, ठीक है। कहाँ की पहाड़ियां? ये आपकी मध्य भारत की। अगर आपसे पूछता है कि इनका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, मध्य भारत की पहाड़ियों का इनका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर मतलब हाईएस्ट पीक कौन सा है इनका? तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा हाईएस्ट पीक है इसका। हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? धूपगढ़। इनका हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर, ये इनका हाईएस्ट पीक है। और ये इनका क्रम हो गया सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, छोटा नागपुर। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? बी। सही आंसर क्या हुआ? बी। क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ सभी को क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका फिजिक्स पे बेस है और ये जनरल साइंस का सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विलियम रैंटजन द्वारा आविष्कार किया गया, ठीक है, जो आपका विलियम रैंटजन है उसके द्वारा किसका आविष्कार किया गया है? रेडियो का, एक्सरे मशीन का, इलेक्ट्रिक बल्ब का, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? एक्सरे मशीन। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? निकोलस टेस्ला। किसने किया था? निकोलस टेस्ला ने। बल्ब का किसने किया था? एडिसन, ठीक है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? आपका एडिसन ने। और आपका एक्सरे का किसने किया? रॉन्जन ने। और इसका निकोलस टेस्ला ने। नेक्स्ट, डीएनए का दोहरा पेचदार ढांचा किसके द्वारा प्रस्तुत किया? जी हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका कई बार रिपीट हो चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट। रिपीट, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके रिपीट होते हैं। जो डीएनए की एक ड्यूअल स्ट्रक्चर थी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर थी। डबल हेलिकल मतलब इस टाइप के। आपने इसे स्ट्रक्चर को देखा होगा अपनी 9th या 10th की बुक में, ठीक है। इस टाइप की देखो, ये अभी उतनी सटीक नहीं बन पाई।
हाँ, ये आपकी क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये किसके द्वारा दी गई है, आपकी वॉटसन एंड क्रिक। सही आंसर क्या है अभी, वॉटसन एंड क्रिक ने इस आपकी डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को क्या किया, प्रतिपादित किया। मीथेन निम्नलिखित में किससे उत्सर्जित होती है, जी हाँ, जो मीथेन गैस है वो कहाँ से निकलती है, पैडी फील्ड, धान के खेत से, केवल आपका टर्मिनेटरी। देखो ये जो केवल एकाधिकार है ये आपका टर्मिनेटरी होता है, इसे बोलते हैं बमी, ये आपकी बमी होती है, बम्बी, बम्बी से। और आपका धान का फील्ड, बम्बी इस टाइप की होती है, जब आप जाते हो रूरल एरिया में इस टाइप की होती है, मिट्टी की बनी हुई। ठीक है, किसकी बनी होती है ये आपकी, मिट्टी की बनी होती है। क्लियर है ना सभी को, मिट्टी की बनी होती है ये। और इसमें आपके होल्स होते हैं, इससे भी आपका कौन सी गैस आती है, CH4। कौन सी गैस निकलती रहती है, CH4। धान के खेत से भी, इससे भी। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, सही आंसर क्या हुआ इसका, डी। डी मतलब ए और दो, इसके दोनों सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व एक आपका अर्धचालक है, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर है। कितने टाइप के मटेरियल होते हैं आपके, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखो इंसुलेंट अगर हम देख रहे हैं, एक आपका कंडक्टर, एक आपका सेमीकंडक्टर, और एक आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब कुचालक। चलो क्लियर है ना सभी को, ये आपका अर्धचालक और ये आपका सुचालक। ठीक है, देखो किसके आधार पर इन्हें डिवाइड किया जाता है, जिनमें करंट फ्लो हो जाती है, जिनमें करंट यानी विद्युत फ्लो हो जाती है वो क्या कहलाते हैं, आपके कंडक्टर। जिनसे करंट या विद्युत फ्लो हो जाती है वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं, वो आपके सुचालक कहलाते हैं। जिनसे करंट रुक रुक कर पास होती है, जिनसे करंट रुक रुक कर पास होती है, जिनमें अशुद्धियां होती है, वो आपके सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। वो आपके सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक कहलाते हैं, जिनसे करंट आपकी रुक रुक कर पास होती है। और थर्ड वन कौन से हैं आपके, जिनसे करंट आपकी बिल्कुल भी पास नहीं होती, वो आपके इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के मटेरियल एलिमेंट होते हैं आपके, तीन टाइप के, यानी चालक, अर्धचालक और कुचालक, कुचालक। तो जो आपका यहाँ पूछा है सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर मतलब जिससे करंट रुक रुक कर पास होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिल्वर, और फिर आपका लेड। लेड मतलब आपका रेड। ये आपका सही आंसर क्या हुआ इसका, सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके कैसे मटेरियल हैं, अर्धचालक हैं ये। ठीक है, और ये किस टाइप का अर्धचालक है, एन टाइप का। ये आपने पढ़ा भी होगा, एन टाइप, पी टाइप, ट्रांजिस्टर में पढ़ा होगा। क्लियर है ये। चलिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, मैं पहले ही बता चुका हूं, भाषा के आधार पर। ये मेरी जो पॉलिटी की क्लास है, शाम को पॉलिटी की क्लास होती है आपकी 5:30 से, 5:30 से डेली पॉलिटी की क्लास है। ठीक है, और 4 बजे से आपका 4 PM से अन अकेडमी के स्पेशल सेशन यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में 4 बजे से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास है, 4 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री। 5:30 बजे आपकी किसकी क्लास होती है, पॉलिटी की। और अभी यहाँ आज आज 10:10 पर, 10 बजकर अभी सभी उस क्लास में लाइव आने चाहिए। 10:10 पर आपका पीसीएस के एमसीक्यू की फिर क्लास रहेगी, पीसीएस, यूपी पीसीएस के एमसीक्यू ऐप पर रहेगी वो क्लास, आपके अनअकैडमी के ऐप पर रहेगी पीसीएस के एमसीक्यू की क्लास। तो 10:10 पर उस क्लास को अटेंड करना ना भूले। ठीक है, चलिए और एक चीज और, डेली इवनिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इवनिंग में 8:30 से 9 बजे,
8:30 से 9 बजे मेरी क्लास रहती है करंट अफेयर की। किसकी क्लास है? करंट अफेयर की। उस क्लास को भी अटेंड करना है। 8:30 से 9:30 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। अब आप कहोगे गुरुजी पूरे दिन आप ही पढ़ाते रहते हो, तो देखो ध्यान रखना है पूरे दिन नहीं, क्योंकि अभी जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, जैसे ही आपका हालात सामान्य होंगे, तो फिर आपका रहेगा ये कि तुरंत एग्जाम कंडक्ट कराएगा आयोग, तुरंत एग्जाम को कंडक्ट कराएगा और उस केस में आपका सिलेबस तब तक कंप्लीट होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कराने के लिए मुझे इतने सारे लेक्चर लेने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक एजेंसी है? अतिरिक्त मतलब आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी, या ये कह सकते हो कि ऐसी एजेंसी जिसका देश के संविधान में कोई जिक्र ना किया गया हो। फर्स्ट, इसका जिक्र किया गया है यूपीएससी का। जी हाँ, कौन से आर्टिकल में आता है? 315 में। वित्त आयोग का 280 में आता है। अगर इसकी बात कर रहे हैं ट्रू 324 में आता है। देखो वित्त आयोग 280 में, लोक सेवा आयोग आपका 315 में, चुनाव आयोग 324 में। लेकिन यहाँ पर आपका कौन सा आयोग है? नीति आयोग। ये आपका किसी भी संवैधानिक संस्था में नहीं आता है, ये किसी भी आर्टिकल में कंसिडर नहीं होता है, और ये आपका क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। और इसकी स्थापना, इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आपका अस्तित्व में आया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने लोगों के लिए और किसके लोगों के लिए? कांग्रेस के लोगों के लिए सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने के रूप में कांग्रेस का उपहास बनाया। ठीक है, डफरिन, कर्जन, मिंटो, लैंसडाउन। जब कांग्रेस का गठन हुआ 1885, भारत का वायसराय बताओ कौन था? भारत का वायसराय डफरिन। भारत का वायसराय डफरिन। और स्थापना किसने की थी इसकी? ए ओ ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और वायसराय कौन था? डफरिन। और डफरिन कहीं ना कहीं खुश हुआ था कि चलो भाई कांग्रेस की स्थापना होगी और कांग्रेस अंग्रेजों के लिए एक ब्रिटिश सेफ्टी बाल्ब के तौर पर काम करेगी। किसके तौर पर काम करेगी? सेफ्टी बल्ब के तौर पर काम करेगी कांग्रेस। ठीक है, ये डफरिन का मानना था। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने अपने सेकंड सेशन या सेकंड अधिवेशन या द्वितीय अधिवेशन में ही अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसने कहा कि वो अंग्रेजों की हितैषी नहीं है, उसका मेन उद्देश्य है कि भारतीय लोगों को क्या करना है? भारतीय लोगों को फायदा पहुंचाना है और कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के राइट्स के लिए लड़ना है। तो डफरिन को लगा कि यार ये कांग्रेस तो दगा दे गई, कांग्रेस क्या है? बेवफा है, और ये क्या दे गई है? दगा दे गई है। तो फिर डफरिन ने कांग्रेस की बेवफाई को देखते हुए, उसके दगा देने के बाद, कब? 1888 में क्या कहा कि कांग्रेस क्या है? कांग्रेस एक ऐसे लोगों का संगठन है जो आपके माइक्रोस्कोपिक हैं, जो आपके क्या है? माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म लोग हैं। ठीक है, डफरिन ने कहा। तो सही आंसर क्या है इसका? फर्स्ट। संरक्षण के लिए राजस्व का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता था? देखो, मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन, यानी जो मराठा लोग थे वो प्रोटेक्शन के लिए यानी एक तरीके से सुरक्षा के लिए कौन सा टैक्स वसूल करते थे? अबुबाब, जमादानी, सरदेशमुखी, चौथ। ठीक है, देखो देशमुखी की अगर हम बात कर रहे हैं, सरदेशमुखी 1/10 हिस्सा लिया जाता था। चौथ में कितना हिस्सा लिया जाता था? 1/4 हिस्सा। और चौथ किससे वसूला जाता था? विदेशी राज्यों से, मतलब विदेशी राज्यों से, या ये विदेशी नहीं कह सकते हो, पड़ोसी राज्यों से जिस पर मराठों का कब्जा है उससे चौथ। और जो वहां के लोग थे, वहां के जो लोग थे, आम लोग थे या जनता थी, जनता को अपने आय का 1/10 हिस्सा देना पड़ता था। कितना हिस्सा देना पड़ता था? 1/10, जिसे क्या कहा गया? सरदेशमुखी। तो यहाँ पर आपका संरक्षण के लिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ही इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका ये आपका अनअकैडमी है और 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, जी हाँ, 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यूपीपीएससी
अपर सबऑर्डिनेट, यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पैट वाला पोर्शन आपका लेखपाल का रहेगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का ऑप्शनल कोर्सेस रहेंगे। अगर ये सारे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सब की तैयारी कर रहे हो, तो 1 सब्सक्रिप्शन 4 वाला एग्जाम, जी हाँ, एक सब्सक्रिप्शन आपका इन सभी एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी को क्या करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा, देखो, अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो आपको हर कोर्स पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्लान 24 महीने का है, 24 महीने का प्लान आपका कितना हुआ, 8,400 का, तो फिर आपको 10% ऑफ करने के बाद कितने का पड़ेगा वो, 7,560 रुपए का। और ये अपॉर्चुनिटी या ये फायदा आपको तब हो सकता है जब आप क्या करोगे, इस कोड को क्या करोगे, अवेल करोगे। और अवेल करने के लिए इस कोड को, मेरा जो रेफरेंस कोड है वो आपको डालना पड़ेगा। जो मेरा रेफरेंस कोड है वो आपका है सिंह रंजीत 318। कौन सा कोड है हमारा, सिंह रंजीत 318। तब जाकर आपको कितना फायदा मिलेगा, 10% का। ठीक है, एक बार मैं कोड लिख दे रहा हूं यहाँ पर। इस कोड को यूज करना है और पूरे 10% का आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट, एक चीज और देखो, अभी हम कितने क्वेश्चन कर पाए हैं, अभी हम 45 क्वेश्चन कर पाए हैं, टारगेट हमने 60 का रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को समझाने के लिए केवल 45 ही हो पाए हैं। और हाँ, बड़ी बात, दिस इज योर अनअकैडमी, ये आपका अपना अनअकैडमी है। और सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद हमारी वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और फिर कल की आपकी क्लास 9 से 10 बजे स्टार्ट होगी। फिर आपकी कल की क्लास 9 से 10 बजे स्टार्ट होगी। और हाँ, सभी को 10:10 पर आना है, वहां पर फिर आपके पीसीएस के एमसीक्यू चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं सभी, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय अलविदा।